स्वागत है आपका दिव्य न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय दिव्य न्यूज। राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर को आप तक पहुंचाया दिव्य न्यूज ने। कब कब सदाशय की राजनीति में क्या कुछ नया घटा, क्या कुछ परिवर्तन हुआ, कैसी रही विधानसभा चुनाव की रणनीति, कौन जीता कौन हारा, हर खबर से आपको बाखबर किया दिव्य न्यूज ने। एक बार फिर से सरदार शहर की राजनीति के अंदर बड़ी हलचल हुई है। फिर से सरदार शहर की राजनीति में उथल देखने को मिली है। पिछले लंबे समय से रह रह के कुछ मीडिया संस्थान है वो खबर चला रहे थे कि बाड़ेबंदी हो चुकी है, नगर परिषद सभापति को हटाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन दिव्य न्यूज ने तमाम बातों का खंडन किया, क्योंकि सिर्फ खबरें थी, अफवाहें थी, तो ऐसे में हम किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहते थे। लेकिन अब पुख्ता खबर है कि सरदार शहर की राजनीति के अंदर बाड़ेबंदी हो चुकी है और सरदार शहर के अंदर आपको अब कोई भी पार्षद है वो दिखाई नहीं देगा। सरदार शहर के तमाम पार्षद है वो गायब हो चुके हैं। किसी भी वार्ड के अंदर आपको कोई भी अपना पार्षद है वो दिखाई नहीं देगा। सरदार शहर के अंदर बाड़ेबंदी हो चुकी है। सभापति राजकरण चौधरी को हटाने की पूरी तैयारी है वो भाजपा और कांग्रेस कर चुकी है। और हमारे साथ मनोज जो है, जो कि काफी बारीकी से सरदार शहर की राजनीति को देखते हैं, समझते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं। पहले हम आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे, फिर विस्तार से इस पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम जानते हैं कि सरदार शहर के प्रत्येक नागरिक की इस समय नजर है वो सरदार शहर की राजनीति पर है। और विशेष रूप से जब लोकसभा चुनाव सर पर है उससे पहले इस प्रकार की हलचल सरदार शहर में होती है तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय बनता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में अब 1 या 2 महीने ही शेष रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा है वो दोनों लड़ती हुई नजर आएगी, ना सिर्फ प्रदेश में, जिले में, बल्कि देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां वो तो शुरू हो ही चुकी है। लड़ते हुए दोनों पार्टियां नजर आएगी। लेकिन उससे पहले सरदार शहर के अंदर बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई दे सकता है जब कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर एक निर्दलीय, जो कि पहले कभी कांग्रेस के नेता थे वो अब नगर परिषद सभापतियों को हटाने के लिए दोनों एक होकर काम करती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ मनोज जी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आप दिव्य न्यूज पर दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। गजेंद्र, मैं बता दूं 7 फरवरी 2021 जिस दिन पहले नगरपालिका थी और अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, उस समय अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के पास 29 पार्षद थे, 3 निर्दलीय जीत के आए थे, और बीजेपी के पास 23 पार्षद है वो थे। उसके बाद में वार्ड नंबर 32 के एक पार्षद का निधन और हुआ, वहां पर उपचुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की, एक सीट तो वो बढ़ गई। एक जो पार्षद थे भाजपा से याकूब, उन्होंने जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। तो अब जो कुल आंकड़ा है वो दर्शकों को बता दें कि अब कांग्रेस के पास 31 पार्षद है, 3 निर्दलीय खेमे में है, वो भी कांग्रेस के समर्थित है, और बीजेपी के पास अब 21 पार्षद है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो राजकरण चौधरी के खेमे में 14 पार्षद है वो बताए जा रहे हैं। अब उनमें से कितने हैं उनके समर्थन में वो रहते हैं वो तो देखने वाली बात होगी कि, लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान 14 पार्षद है वो 14 से 15 पार्षद राजकरण चौधरी के समर्थन में थे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ मुझे कम ही दिख रहा है। गजेंद्र, देखिए, राजनीति है और राजनीति में सब चलता रहता है। जैसा कि आपने कहा कि पहले अब्दुल रहमान जो पार्षद थे बीजेपी के, उनका निधन हो गया था। उसके बाद में वहां पर उपचुनाव जब हुए, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, तब कांग्रेस के जो बुल्ले खां है, जो नवाब खां के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी पुत्र वधु है वो जीत गई, तो कांग्रेस के खाते में एक सीट और बढ़ गई। और वह इसी के अलावा जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो याकूब खान थे बीजेपी के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुंदा वो धीरे धीरे लगातार बढ़ा। इसके अलावा 3 निर्दलीयों की बात करें तो मुंशी शाह भाटी हो या इनायतुल्लाह हो या एक अन्य जो पार्षद है वो भी कांग्रेस समर्थित है और वो भी कांग्रेस की इस बाड़ेबंदी में मौजूद है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी है वो जयपुर के अंदर कहीं की गई है, जहां पर पूरा जो उनका जो दारोमदार है वो अब्दुल रशीद साहिल और राजेश पारिक उनको कंधों पर है। बताया ये जा रहा, वो बता रहे हैं कि वो देख रहे हैं, वो पूरी रणनीति बना रहे हैं, देख रेख उन पार्षदों की वो कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की बाड़ेबंदी की बात करें तो जो मदन ओझा है उनके देख रेख में ये बाड़ेबंदी चल रही है, तो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प हो जाता है। इसके अलावा अभी भी जो राजकरण चौधरी के समर्थक पार्षद है वो अभी भी शायद बाड़ेबंदी में नहीं गए, लेकिन बाड़ेबंदी में ले जाने की तैयारी। और आज जब जैसे ये खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी तब तक बाड़ेबंदी राजकरण चौधरी की भी हो चुकी होगी, उनके पार्षदों की भी हो चुकी होगी। हाल फिलहाल में आंकड़ों की बात करें तो अभी भी जो आंकड़ा है राजकरण चौधरी के पास है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये आंकड़ा वो बचा पाते हैं या नहीं रख पाते हैं।
प्रक्रिया की बात करें तो मनोज, क्या प्रक्रिया रहेगी और जिला कलेक्टर को कैसे देंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गजेंद्र, 1/3 बहुमत है वो होना जरूरी होता है, और उसके लिए 44 42 पार्षद है, पार्षद होगा। उनके हस्ताक्षर युक्त जो एक ज्ञापन मान सकते हैं या एक लिखित में मान सकते हैं कि वो हस्ताक्षर युक्त देंगे कि हम इस सभापति से सहमत नहीं है। तो इसके लिए 42 पार्षदों की वर्तमान में जरूरत होगी इसके लिए। उसके बाद में जब 42 पार्षदों की वहां पर जिला कलेक्टर के पास में हस्ताक्षर युक्त वो लेटर जब जाएगा, उसके बाद में जिला कलेक्टर है एक वो हफ्ते का समय लेगा। एक हफ्ते का समय लेगा, और उसके बाद में सदाशर नगर परिषद में उन सभी पार्षदों को जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उनको नगर परिषद में बुलाया जाएगा, और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये हस्ताक्षर आपके हैं। लेकिन वो पार्षदों को वहां उपस्थित होना जरूरी, जिन पार्षदों ने हस्ताक्षर किए हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए, उनका पार्षदों का उस सभापति उस मीटिंग के अंदर होना अनिवार्य है। यदि कोई भी पार्षद अनुपस्थित पाया जाता है तो वो खारिज हो जाएगा उनका अविश्वास प्रस्ताव। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर ही हो सकता है, वरना संभव ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर एक बात गजेंद्र ये भी तय है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाजपा और कांग्रेस एक क्यों है। इसमें दो खेल है, इस राजनीति के अंदर भी दो खेल हैं। हाल फिलहाल में सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपना नगर परिषद सभापति बनाए राजकरण जी को हटाने के बाद, और बीजेपी है इसमें खुश भी हो रही है। लेकिन इसमें दो खेल हो सकते हैं। गजेंद्र, ये संभव है ही नहीं। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। जब वापस चुनाव की जब प्रक्रिया होगी तो कांग्रेस के पास बहुमत है, वो बीजेपी का क्यों बनाएगी? नहीं, इसमें यही मैं बोल रहा हूँ, इसमें दो खेल हो सकते हैं। क्या कहना है, कांग्रेस डबल गेम कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भाजपा है, दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी, तो वो यहाँ पर यदि एक होती तो लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा दिलचस्प ये एक किस्सा बन जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक हो जाती है लोकसभा चुनाव के दौरान, राज शहर की बात करें तो यहाँ पर एक ये रणनीति कांग्रेस की हो सकती है। हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते, कांग्रेस की रणनीति ये हो सकती है कि यहाँ पर पहले किसी भी प्रकार से कांग्रेस जो है वो और बीजेपी है वो राजकरण चौधरी को हटाए। उसके बाद में कांग्रेस यहाँ पर एक गेम ये खेल सकती है कि जब फिर से नगर परिषद के लिए सभापति के लिए वोटिंग होगी, तब क्योंकि 28 ही पार्षद है वो चाहिए किसी भी सभापति को बनने के लिए, तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस गेम कर सकती है। बिल्कुल, वो आंकड़ा है गजेंद्र, गेम कर सकती नहीं है। ये होने वाला भी यही है कि अगर भाजपा ये मान के आप भाजपा के पार्षद कहीं ये मान के चल रहे हैं कि हम सभापति बनेंगे तो ये कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोकतंत्र कहता है उसी के हिसाब से पार्टियां चलेगी। हो सकता है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तो एक हो गए हैं, लेकिन जब वापस सभापति बनाने की बारी आएगी तब ये कभी संभव नहीं होगा कि कांग्रेस के पास बहुमत होते हुए भी वो बीजेपी का सभापति बना देगी। ये कभी संभव नहीं होगा। देखिए, ये दिलचस्प होगा, देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल में भाजपा ये मांग के चल रही है कि सभापति हमारा बनने जा रहा है, लेकिन राजनीति है उसके अंदर भी दो खेल होते हैं, दो गेम होते हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या क्रॉस कर जाती है कांग्रेस बीजेपी को, क्योंकि हाल फिलहाल में बीजेपी यही मांग के चल रही है कि यदि राजकरण चौधरी सभापति हटते हैं तो फिर सभापति के रूप में बीजेपी का है वो सभापति बनेगा। ऐसे में दो तीन नाम है वो चर्चाओं में भी बीजेपी के इस समय है, जिनमें एक नाम है शोभाकांत स्वामी का, तेजी के साथ नाम चल रहा है। इसके अलावा मदन जी ओझा है, उनका नाम भी तेजी से प्रमुखता से है। इसके अलावा एक भाजपा के पार्षद और है, रामोतार जहांगीर, माफ कीजिएगा, उनका नाम भी तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन क्या जो जीते हुए कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद हैं वो स्वीकार करेंगे? यह बड़ा सवाल उठता है, जिनके अंदर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको कुछ नाम गिना देना चाहता हूं। कांग्रेस के अंदर भी अब्दुल रशीद चायल है, जो कि बड़े रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के बड़े सिपा सलाहकार हैं अनिल जी शर्मा के, क्या वो सहमत होंगे? इसके अलावा जिस प्रकार से चुनाव के ठीक बाद और चुनाव से पहले रह रहकर ये खबरें आ रही थी कि राजेश पारिक नाराज है, और जब से सभापति राजकरण चौधरी बने तब से राजेश पारिक नाराज है, क्या वो स्वीकार कर लेंगे मदन जी ओझा को, रामोतार जी जहांगीर को, या फिर जो शोभाकांत स्वामी को स्वीकार कर लेंगे? इसके अलावा नूर मोहम्मद जी है, इसके अलावा पूर्व सभापति चेयरमैन रहे जान मोहम्मद जी के पुत्र जो की है उनका भी परिवार से एक सदस्य जीत के, क्या वो स्वीकार कर लेंगे? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये लोग स्वीकार कर लेंगे जो और मुस्लिम पार्षद है। हमें सूत्र ये बताते हैं कि जब ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे किसी अन्य बीजेपी के नेता को। लेकिन यदि ऐसे में यदि
अनिल जी शर्मा हस्तक्षेप करें तो ये संभव हो भी सकता है, लेकिन हमें ये लगता है कि अभी कुछ भी करना इसमें संभव नहीं होगा। अभी बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमारा जो सभापति है वो बनने जा रहा है, कांग्रेस ने उनको समर्थन दे रखा है, अंदर खाने खबरें हैं, लेकिन कितनी सत्यता है ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। गजेंद्र, मैं जो मुझे एक बात बताइए, कुल 55 पार्षद है और किसी भी पार्टी को अपना सभापति बनाने के लिए 28 वार्ड पार्षदों की जरूरत होती है, 28 मतों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास वो 28 मत है। और जब ये प्रक्रिया की बारी आएगी कि जब पर्चा भरा जाएगा सभापति पद के लिए, तो ये तो कभी संभव नहीं है कि कांग्रेस पर अपना पर्चा नहीं भरेगी। दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो पर्चा भी भरेगी। और तो क्या ये संभव हो पाएगा कि कांग्रेस के पार्षद है वो बीजेपी वाली को वोट डालेंगे, या पर्चा ही नहीं भरेगी कांग्रेस? ये संभव होगा क्या? ये सब कभी भी संभव नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ उसका एक ही मकसद है, सभापति राजकरण चौधरी को सभापति पद से हटाना। बाद में जो सभापति बनेगा वो निश्चित तौर पे मान के चलिए आप कांग्रेस का ही देखिए बनेगा। हाल फिलहाल में आपने सही कहा, लेकिन ये राजनीति है मनोज, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो, आप बिहार कुछ में भी हो। देखिए, आप बिहार में देखिए, सदाशहर की छोटी राजनीति, आप बिहार में जाइए तो आप पाएंगे कि वहां पर पूरी पूरी सरकार बदल गई। वहां पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार हाल फिलहाल के अंदर ही सरकार को पाला बदल कर 7वीं बार है वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो किस प्रकार से चाचा को भतीजे ने मात दे दी, अजीत पवार पूरी पार्टी तोड़कर चले गए। इसके अलावा आपने देखा होगा किस प्रकार से लगातार, लेकिन गजेंद्र वो तो सही है, लेकिन जो सभापति होता है उसको बहुमत उसी जो उसके नीचे जो वहां पर विधायक होते हैं, यहाँ पर मान के चलो पार्षद होते हैं, तो उसके समर्थन में होने तो चाहिए। बीजेपी के लिए अगर आप बीजेपी का सभापति बनाना चाहते हो और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, आगे भी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो आगे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक द्वंद वाली स्थिति बन जाएगी कि यहाँ पर बहुमत है वो कांग्रेस के पास है और सभापति है वो भाजपा का बन रहा है, तो ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमें जब तक मुझे राजनीतिक अनुभव है, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये काम इतना आसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से अनिल जी और कुछ लोग कह रहे हैं कि रेणुका जी एक हो गए हैं और दोनों राजकरण जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है ये काम इतना आसान भी नहीं है। गजेंद्र, आप यहाँ पर एक व्यक्ति है राजेंद्र राठौड़, इसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखाई तो निश्चित रूप से काम आसानी से हो सकता है, वरना ये जो अभियान है सभापति बदलने का, ये राजेंद्र राठौड़ दिलचस्पी दिखाएं तो गजेंद्र हो सकता है कि वो सभापति हटाने से तो कामयाब हो जाए। ये राजनीति का एक हिस्सा भी है कि अगर मौका पड़े तो उसके लात मारो और आगे निकल जाओ, तो ये राजनीति का हिस्सा भी है। सभापति को जहां तक हटा रहे हैं ये दोनों मिलके, वो एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन भाजपा का वापस सभापति बैठ पाना मुझे तो कहीं नहीं लगता। बिल्कुल, ये आपका सही सवाल भी है भाजपा, क्योंकि जिस प्रकार से बहुमत है वो कांग्रेस के पास है, और आखिर अपनी थाली में आई हुई रोटी किसी और के कैसे खिसका सकती, किसी और को कैसे दे सकती है, बड़ा सवाल है। वैसे भी परिस्थिति है मनोज, 3 परिस्थितियां होती है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अनुभव रहते हैं, अलग अलग खुशियां होती है। एक गुब्बारा है, जिसे एक व्यक्ति बेच के खुश हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति है उस गुब्बारे को खरीद के खुश हो रहा है, तो वही तीसरा बच्चा है वो उस गुब्बारे को फोड़ के खुश हो रहा है। तो कहीं ना परिस्थितियों के अनुसार ये सारा संभव होता है, परिस्थितियां जिस अनुसार ले जाती है वही होता है। लेकिन हाल फिलहाल में राजनीति, सरदार शहर की राजनीति में काफी भूचाल आया हुआ है। सरदार शहर के प्रथम सभापति है, उनकी कुर्सी है वो संकट में है, हिलती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सभापति राजकरण चौधरी वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं। सभापति की राजकरण चौधरी के साथ पार्षदों की बात करें तो मनोज, कौन कौन पार्षद है वो सभापति के साथ डटे हुए हैं, खड़े हैं? जी देखिए गजेंद्र, अगर सभापति के साथ पार्षद की बात करें तो वर्तमान समय का तो पता नहीं है कौन किसके बड़े बंदी में है, लेकिन पहले की बात करें तो गंगाधर टाक, राकेश टाक, सुनील मीणा, महावीर जी मीणा, एक मदन तंवर, बुड्ढाराम जी सारण, प्रवीण जी है जो प्रवीण जी जो पार्षद है, रामनगरवास से पार्षद है, एक सैनी है वो भी, अमरचंद जी मीणा है। उसके बाद में बाबूलाल प्रजापत है, राजकरण चौधरी स्वम है, कुल मान खाजी है, असलम है, आसिफ है, कुल 15 पार्षद है। इनको मिलाकर राजकरण चौधरी के पक्ष में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब थे। तो लेकिन अब उनमें से कितने समर्थन में है, कितने बड़े बंदी में है? हमें सोचना है कि अभी भी राजकरण जी के समर्थन में 14 पार्षद मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जहां तक मेरे सूत्र देखिए गजेंद्र, मजबूती बाड़ेबंदी क्यों होती है? मजबूती के साथ कोई पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद भी बाड़ेबंदी होती है। क्यों होती है? वो इसीलिए होती है लालच में कहीं फंस ना जाए, कहीं किसी की बहकावे में ना आ जाए,
उसके लिए ही ये बाड़ेबंदी का जो सिस्टम है वो उसी दौरान चलता है। तो अगर बाड़ेबंदी में जिसके पास वर्तमान समय में जिसके पास बहुमत है वो बाजी मार देखिए जाएगा। देखिए कल तक है वो भाजपा कांग्रेस के दोनों के नेता ये बोल रहे थे, हमारे काफी बड़े नेताओं से बात हुई तो यही बोल रहे थे कि किसी प्रकार की कोई बाड़ेबंदी नहीं होने जा रही है, हम कहीं भी कोई बाड़ेबंदी नहीं कर रही है, चेयरमैन साहब यूं ही घबरा रहे हैं। लेकिन आज ये साबित भी हो गया कि दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी कर दी है, तो ये एक बात भी क्लियर हो चुकी है जी कि गजेंद्र, कल 2 बजे के लगभग भाजपा के जो समर्थित वार्ड पार्षद थे, वो अधिकतर पार्षद है वो गायब थे। बाड़ेबंदी के लिए रवाना हो चुके थे। उनको गायब कर दिया था, गायब कर दिया गया था। वो सरदार में फिर नहीं दिखे। उसके बाद तुरंत बाद में 2 घंटे बाद में कांग्रेस के जो पार्षद है उनकी बाड़ेबंदी है वो शुरू हो गई। कहाँ ले जाया गया, माना यही जा रहा है कि जयपुर सहित इन दोनों पार्टियों के बाड़ाबंदी की जा रही है। हो सकता है और कहीं इनकी बाड़ाबंदी की गई हो। राजकन चौधरी के जो समर्थक जो है वो बताया ये जा रहा है कि रात्रि भर सरदार शहर में थे और हाल फिलहाल अब इस समय में उनकी भी है वो उनको अन्य कहीं ले जाया जा सकता है, सरदार शहर में उनको नहीं रखा जाएगा। लेकिन देखिए गजेंद्र, वर्तमान समय में स्थिति है ये है कि अगर राजकन चौधरी की बाड़ाबंदी में अगर 14 पार्षद है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। बाड़ाबंदी में अगर 14 पार्षद नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आना तय है, चाहे वो समर्थन में दिखे या नहीं दिखे। क्योंकि अगर आप किसी को डील दे देते हैं या फिर किसी को विश्वास पे छोड़ देते हैं तो राजनीति का एक हिस्सा है कि राजनीति पे किसी भी नेता पे विश्वास नहीं किया जा सकता। न राजनेता के लिए कोई पार्टी है वो मायने नहीं रखती। आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में, ये बदलती रहती है। और ये आप देख भी सकते हैं कितने नेता बदल गए, कितने नेता उन पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले बिल्कुल अब जाते हैं। देख ही रहे हैं इस महीने की बात करें तो पिछले लंबे समय से मैं कितने नेताओं के नाम गिनवा सकता हूँ। मिलिंद देवड़ा हो महाराष्ट्र से, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अशोक चौहान हाँ, हो, ये जो हाल राजनीति का फिलहाल में हिस्सा है गजेंद्र, ये इसके बाद से राजनीति का हिस्सा है। ये अपन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उन्होंने गद्दारी की या वो किया है। जो पार्टी छोड़ के चला जहां जिसका अपना लाभ हो वहां चले बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल और यही बिल्कुल राजनीति है। बिल्कुल, जहां पार्टी उनको गद्दार तब बताती तब रहती है। लोकतंत्र की दुहाएं दी जाती है, कहा जाता है कि यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ, मान सम्मान को ठेस पहुंची है। ये वो बहाने होते हैं जब पार्टी छोड़ते समय, ये बहाने होते हैं एक नेता के पास कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था, लोकतंत्र खतरे में था। तो इस प्रकार की बातें होती है तो समझ आना चाहिए कि नेता है वो पाला बदलने वाला है, नेता की विचारधारा है वो अब बदलने वाली है। विचारधारा जैसे कुछ नहीं रहा राजनीति के अंदर। राजनीति में यही है कि रिश्वत देते हुए पकड़े गए और रिश्वत देकर छूट गए। तो ऐसा ही कुछ होता है राजनीति के अंदर। आप जब आपको अपनी विचारधारा बदलनी हो तो लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, या फिर कहा जाता है कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची, या हम जो है वो मोदी जी की नीति से खुश हैं। इस प्रकार की बातें हैं वो प्रभावित करती है। वो सही है। लेकिन कब तक ये प्रक्रिया पूरी होने की फिर भी आशंका है? सरदार शहर के अंदर आ जाते हैं। देखिए सभापति की जो कुर्सी है उसको खतरा तभी तक है जब तक लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता। जैसे ही यदि लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाता है तो राजकन चौधरी की कुर्सी है वो बच सकती है। यदि आज की तारीख में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो यकीन मानिए कि राजकन चौधरी की कुर्सी है वो बच सकती आज है। की तारीख नहीं, नहीं गजेंद्र, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी उससे पहले भी अगर कहीं बीच में अगर आचार संहिता लग जाती है तो कहीं ना कहीं तो भी बच सकती है। लेकिन जितना लंबा समय खींचेगा आचार संहिता में, अब जितना लंबा समय खींचेगा उतनी कुर्सी है वो हिलती हुई राजकन चौधरी की नजर आएगी, उतने ही खतरा उनकी कुर्सी को बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाड़ेबंदी में रोक पाना संभव नहीं होगा। हालांकि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि इस समय अनिल जी शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। उपचुनाव के अंदर ये कहा जा रहा था कि शायद सहानुभूति के चलते अनिल शर्मा वो जीत गए होंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुए पिछले उसके अंदर उन्होंने अपने आप को साबित किया और काफी अच्छे अंतरों से वो जीत कराए। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अनिल शर्मा ने अपना प्रभाव छोड़ा है। इसके अलावा यदि कांग्रेस की बात करें तो मैं 4 नामों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, 3 से 4 नामों का। इनकी लॉटरी है वो अब लग सकती है, ये सभापति अगले हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख नाम है अब्दुल रशीद चायल का। इनकी लॉटरी है वो लग सकती है। मुझे करीब करीब लग रहा है कि कांग्रेस से कोई बनेगा तो अब्दुल रशीद चायल है वो लगभग तय है। उनका सभी पर विश्वास भी है। अनिल शर्मा जी के वो काफी खास है। इसके अलावा अनिल शर्मा की वो प्रचार की तरह रहते हैं और प्रमुख रणनीतिकार हैं, अनुभवी हैं। तो अब्दुल रशीद चायल है वो करीब करीब यदि कांग्रेस से कोई सभापति बनेगा तो गजेंद्र, मैं आपकी बात को एक बार फिर काटना चाहूंगा। कांग्रेस से अगर बनेगा नहीं, अगर सभापति हटते हैं तो कांग्रेस का ही तो फिर अब्दुल रशीद चायल का बनना लगभग तय है। इसके अलावा यदि बीजेपी से कोई बनता है तो मदन जी ओझा है, इसके अलावा शोभाकांत जी स्वामी है, इसके अलावा जो एक जांगीड़ है रामोतार जी जांगीड़,
इन 3 नामों में से कोई एक पार्षद है वो हो सकता है। तो ये राजनीति का हिस्सा, हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि राजेश पारिक की बात करें तो पिछले लंबे समय में जो उनकी जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं एक लगातार उनका है वो गिरता गया राजनीतिक रूप से, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर माने तो उनकी वो छवि है वो कहीं ना धूमिल होती है। जिस प्रकार का उनका व्यवहार और पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने माफी मांगी, जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिए कुछ एक, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनका कुछ स्तर कुछ कम उनके जो आने वाले प्रभाव है वो कहीं ना कहीं क्षीण शीर्ण हुआ है। तो ऐसे में राजेश पारिक का नाम अब कहीं नहीं है और वो अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। हम जब उनके वार्ड में जाते हैं तो ये पाते हैं कि इस बार उनका जीतना भी उनका मुश्किल लगता है। वार्ड के लोग काफी नाराज हैं उनके कामों से, उनके व्यवहार से। हम जब उनके वार्ड में पहुंचते हैं तो वार्ड के लोग भी बहुत ज्यादा उनकी अब तारीफ नहीं करते, जिस प्रकार से वो लगातार वहां से जीतते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वार्ड के लोग कहते हैं उनका जिस प्रकार से व्यवहार है, तो मुझे लगता है इस बार उनको जीतने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस प्रकार से तो उनका कहीं ना गजेंद्र, ये नाम तो आपने गिना दिए, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो राजकर्ण चौधरी के खेमे में जो पार्षद है उनके हस्ताक्षर है वो अनिवार्य होंगे, उनकी सहमति है वो अनिवार्य होगी। तो क्या उनमें से कोई सभापति नहीं बन सकता? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक ये पैंतरा है वो फेंका जा सकता है कि किसी राजकर्ण जी समर्थक किसी भी पार्षद को ये कह दिया जाए कि आप सभापति बन जाइए लेकिन आप ये पार्षद लेके आ जाइए तोड़कर। तो इस कंडीशन में एक पार्षद है वो फिर भी वही है कि आप जब आपके पास में पावर है, जब आपके पास में पूरा बहुमत है, तो कांग्रेस ऐसा क्यों चाहेगी। हालांकि एक बार राजकर्ण जी उठाने के लिए ऐसा हो सकता है कि भैया आप पार्षद बन जाइए। अब एक कह सकते हैं कि चलो सुनील जी के पास एक ऑप्शन आ जाए, तो सुनील मीणा जो राजकर्ण जी के खेमे के हैं उनके पास ऑप्शन आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि अभी वो निर्दलीय खेमे में है, ना कि बीजेपी खेमे में। अभी जो पार्षद है वो निर्दलीय खेमे में, जो राजकर्ण के समर्थन में, वो कांग्रेस ज्वाइन करके पर्चा भर दे, कांग्रेस से सभापति बन सकते हैं। ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। कांग्रेस की जीत भी हो जाए, कांग्रेस की जीत, कांग्रेस की पट, दोनों हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर आंकड़ों की बात करें तो अभी भी राजकर्ण जी के पास वो आंकड़ा है जिसके दम पर वो सभापति की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। लेकिन यदि इसके अंदर कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता का हाथ हुआ, यदि वो कहीं ना कहीं इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, तो फिर कोई नहीं बता सकता है राजकर्ण जी चौधरी की इस सभापति की कुर्सी को। हालांकि ये गौरव उन्हें मिला था कि सरदार की वो पहले सभापति बने थे, लेकिन अब इस सभापति की कुर्सी पर गहरे संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 दिन है वो सरदार साहब की राजनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि जो होना है इस हफ्ते के भीतर होना है। क्योंकि एक हफ्ते के भीतर या फिर कुछ दिनों बाद में 10 से 15 दिनों के अंदर शायद तक संभवतः आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में फिर ये जो उनका जो अभियान है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा। तो ऐसे में हाल फिलहाल के अंदर ही कुछ कदम इनको उठाना होगा। यदि वो हटाना चाहते हैं राजकर्ण जी चौधरी को, तो कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता को जल्द से जल्द या फिर हफ्ते भर के भीतर ये पूरी प्रक्रिया उससे गुजरना पड़ेगा। हफ्ते भर के भीतर सभी पार्षदों के 42 पार्षद जैसा कि आप बोल रहे थे उनके साइन करवाकर जिला कलेक्टर के समक्ष पेश करने होंगे। उसके बाद में 1 हफ्ते का समय जिला कलेक्टर भी लेंगे और 1 हफ्ते के बाद जो मीटिंग होगी उनके अंदर वो तमाम नामों को गिनाना पड़ेगा। वहां पर तमाम पार्षद जिनका साइन है उनको मौजूद रहना होगा। यदि उनमें से एक भी पार्षद नहीं रहता है तो ये उनका अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाएगा। ऐसे में राजकर्ण जी चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, फिर ये संभव नहीं हो पाएगा कि उनके खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। देखिए गजेंद्र, मुझे जहां तक लगता है जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है जो जिला कलेक्टर के समक्ष पेश करने होते हैं, वो प्रक्रिया कल शाम से पहले संभव तो हो जाएगी। अगर कल शाम तक ये प्रक्रिया नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाना है वो मुश्किल होगा। क्योंकि बाड़ेबंदी जब अगर हुई है तो पूरी मजबूती के साथ हुई है, सभी पार्षदों से बात हुई है। कांग्रेस के पार्षद है वो कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के जो पार्षद है वो भाजपा के समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी हुई उससे पहले जो राजकर्ण चौधरी के समर्थित जो पार्षद है उनसे कहीं ना कहीं वार्ता हुई, उनके दम पर ही इन दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी की है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई बात है तो गजेंद्र आप मान के चलिए कल शाम से पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया है वो जिला कलेक्टर के सामने पेश कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो काफी दिलचस्प ये होने वाला है हाल फिलहाल के अंदर। लेकिन हमने अभी भी पार्षदों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि हम जयपुर आए हुए हैं, कुछ पार्षद कुछ बहाना बना रहे हैं। हमने काफी कल बीजेपी के पार्षदों से भी बात की, लेकिन उन्होंने बाड़ेबंदी जैसी बात को नकार दिया, इनकार कर दिया। लेकिन सरदार शहर के अंदर मौजूदा आज की बात करें तो सरदार शहर में कोई भी पार्षद सरदार शहर के अंदर मौजूद नहीं है। बाड़ेबंदी की बात है वो क्लियर हो चुकी है, बाड़ेबंदी की जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अविश्वास
प्रस्ताव कब तक कांग्रेस और भाजपा के नेता है वो लेकर आते हैं, कब तक जिला कलेक्टर के समक्ष है वो राजकरण जी चौधरी को हटाने की लिए वो साइन पेश करेंगे, उनको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो अब दिलचस्प हो चुका है, ये मैं कह रहा हूँ मौजूदा ये 48 घंटे वो काफी अहम हो चले हैं। इन 48 घंटों के अंदर काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। यदि अनिल जी शर्मा की बात करें तो इनके पास में काफी सारे ऐसे पार्षद जो काफी विश्वास पात्र हैं, चाहे तारचंद सैनी हो, इसके अलावा अशोक मेहरा हो, ये काफी विश्वास इनके पार्षद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्षद जो काफी करीबी है। तो वहीं मदन ओझा है, बीजेपी की ओर से कमान संभाले हुए हैं, और शोभाकांत स्वामी हैं, वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। और रामोताई जांगड़े, वो 3 नाम हैं बीजेपी के, इनमें से एक यदि बीजेपी का कोई बनता है सभापति तो इनमें से वो तीन नामों में से कोई एक नाम होगा। इसके अलावा यदि कांग्रेस से बनता है तो करीब करीब अब्दुल रशीद जी चाइल है, जिन्हें बबलू के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम करीब करीब गजेंद्र, तय है। इसमें एक बात भी बता दूं, कांग्रेस से अगर बनता है तो पिछली बार अपने जिस समय नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस की ओर से एक पर्चा भरा गया था, आपको याद है? तो शिव गांधी सैनी के परिवार ने भरा था। तो कहीं ना कहीं वो भी आस लगाए बिल्कुल वो भी आस लगाए हुए हैं। बड़ा नाम है शिव गांधी सैनी का, वो नाम किसे छूट सकता है? बड़ा नाम है शिव गांधी सैनी, और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सदाशय के अंदर व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, वो भी पार्षद जीत के आए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि हम आखिर क्यों सपोर्ट करें, हमें क्या कमी है। और सही भी बिल्कुल वो योग्य है और काफी बड़ा बिल्कुल इस प्रक्रिया से गजेंद्र, जब अविश्वास प्रस्ताव के हस्ताक्षर का समय आएगा उससे पहले इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा कि सभापति का नाम है वो यहाँ पर तय किया जाए। दूसरे किसी सभापति के नाम, अगर कांग्रेस के किसी पार्षद का अगर सभापति का नाम तय करते हैं तो ये संभव नहीं होगा। बीजेपी वाले सब उस समय पीछे हट जाएंगे, और बीजेपी के अगर किसी का समर्थन देने की बात होगी तो उस समय कांग्रेस वाले पीछे हट जाएंगे। तो ये गजेंद्र इस प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। इतनी आसान प्रक्रिया है। पहली लड़ाई तो यही होगी कि सभी जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता है उनको एक नाम के ऊपर सहमत करना। सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल में कांग्रेस और बीजेपी, अनिल जी शर्मा और राजकुमार जी रिणवा के सामने यही है कि किसी एक नाम के ऊपर सभी पार्षदों को सहमत करना। सबसे बड़ी चुनौती ये है। यदि इसको पार कर लेते हैं दोनों ही राजनीतिक दल तो निश्चित रूप से फिर आगे की प्रक्रिया वो होगी, और आगे की प्रक्रिया में फिर वो जाएंगे। बिल्कुल गजेंद्र, और कल शाम तक है, उससे पहले ये लगभग शायद तक तय हो जाएगा कि राजकरण चौधरी है वो आगे सभापति रहेंगे या फिर पार्षद है वो 42 पार्षद है वो एकजुट हो चुके हैं उनको हटाने के लिए। तो बिल्कुल हर राजनीतिक खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले दिव्य न्यूज जी आपको बताएगा कि आखिर आगे की जो कार्यक्रम है राजनीतिक सराशर की, वो किस ओर जाएगी, सरासर राजनीति किस ओर जाएगी, और क्या कुछ नया घटने वाला है। क्या सभापति राजकरण चौधरी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर अनिल जी शर्मा या फिर राजकुमार जी रिणवा अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से गहरे काले घने जो बादल छाए हुए हैं सभापति की कुर्सी पर, वो क्या छटते हैं या फिर वो बरसते हैं और सभापति कोई और बनता है। तो आप बने रहिएगा दिव्य न्यूज के साथ। हम आपको पल पल की घटनाएं हैं वो बताते रहेंगे, और बताते रहेंगे कि आखिर आगे क्या सरदार शहर की राजनीति में नया घटने वाला है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।